नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार अपील कर रहे हैं कि जो मजदूर जहां हैं वो वहीं रुके रहें। व्यवस्था बनाई जाएगी और कोशिश की जाएगी कि उन्हें जल्द से जल्द उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए, लेकिन राजधानी लखनऊ में ही ऐसा दिखाई नहीं देता। हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा की एक रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद कि कोई भी मजदूर कामगार पैदल न चले, आप देख सकते हैं मैं इस समय लखनऊ फैजाबाद हाईवे पर खड़ा हूं। कैसे लोग सवार हो रहे हैं जाने के लिए। साइकिलों से दूर से चल के आए लोग एक ही साथ। सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हो रहा है, क्या ये कोरोना संक्रमित होंगे नहीं होंगे, इनकी जांच हुई नहीं हुई, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। कैसे ट्रकों में एक साथ भर के जा रहे हैं, कोई सुरक्षा मानक का पालन नहीं हो रहा है और इनकी मजबूरी भी है। इनकी मजबूरी है, करें क्या। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? हरियाणा से आ रहे हैं। हरियाणा से आ रहे हैं। पैदल आए हो साइकिल से? नहीं साहब, हमको जो है बॉर्डर तक पैदल आए हैं, इसके बाद गाड़ी से ट्रक वाले लाए हैं साहब। ये ट्रक से आप जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं? नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं है। खाना पीना रास्ते में खूब मिल रहा है, खूब खा रहे हैं। सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं? नहीं, सरकार ओर से कोई व्यवस्था नहीं। सब ट्रक वाले। सरकार तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार तो कह रही है कि पैदल नहीं चल रहा है, हम गाड़ी मैं साइकिल से आ रहे हैं। साइकिल से कहाँ? गुड़गांव से। मैं जाऊंगा खगड़िया जिला बिहार। तो आप देख सकते हैं ये बिहार के निवासी हैं और तमाम लोग हरियाणा गुड़गांव से चल के आए हैं। उन कह रहे हैं कि खाना पीना तो है, लेकिन वो प्राइवेट निजी साधनों से जा रहे हैं। तो कुल मिला के क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश का कितना पालन हो रहा है, आप देख सकते हैं कि बसें, आप देख सकते हैं बसें खाली जा रही हैं। ये उत्तर प्रदेश परिवहन की एक बस जा रही है। ये देखिए बस जा रही है, पड़रौना डिपो की बस है, जो खाली तो जा रही है लेकिन वो यात्रियों को नहीं, जो ये यात्री मजबूर हैं गुड़गांव से, हरियाणा से, जो कि 500-600 किलोमीटर से चल के आए हैं और पैदल जाने को मजबूर हैं, या ट्रकों पे सवार होकर कोरोना संक्रमण से वो कैसे बचेंगे, ये तस्वीरें खुद बता रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। मौका कोई भी हो, लेकिन साइबर फ्रॉड जालसाजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कोरोना महामारी के दौरान साइबर जालसाज सस्ते मास्क, पीपीई किट और पीएम केयर फंड की फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। साइबर सेल में अब तक ऐसी कई शिकायतें आ चुकी हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में लोगों को जागरूक कर रही है। कोरोना महामारी में लोगों के साथ साइबर जालसाज फ्रॉड करने में जुटे हुए हैं। सस्ते मास्क और पीपीई किट का झांसा देकर लोगों को लिंक भेजा जा रहा है और उनसे अकाउंट में पैसे मंगाए जा रहे हैं। सस्ते पीपीई किट और मास्क के लालच में लोग ऐसे साइबर जालसाजों के चक्कर में फंसकर अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई गंवा रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में कुछ फेक वेबसाइट्स इसी दौरान लॉन्च किए गए हैं, जिसपे कि सस्ते दर पे अमूमन चूँकि फेस मास्क, सैनिटाइज़र और पीपी किट की मांग बढ़ गई है, तो इसमें कुछ फेक वेबसाइट्स भी लॉन्च किए गए हैं, जिसमें ज़्यादा डिस्काउंट पे ये सब तीनों चीज़ें डिलीवर करने की बात की जा रही है। इससे व्यक्ति को बचना चाहिए। जो जेन्युइन वेबसाइट हैं, पुराने वेबसाइट्स हैं, जो पुराने शॉपिंग कार्ड्स हैं, उससे ही परचेजिंग करें। इसके साथ ही फर्जी वेबसाइट बनाकर प्रधानमंत्री केयर फंड में भी लोगों से पैसे मंगाए जा रहे हैं। इसमें जालसाज अपना अकाउंट नंबर लिंक के माध्यम से लोगों को भेजते हैं और लोगों से पीएम केयर फंड के नाम पर पैसे लेते हैं और लोग भी पीएम केयर फंड के झांसे में फंसकर इस अकाउंट में पैसे डाल देते हैं। ऐसी तमाम शिकायतें लगातार साइबर सेल के पास आ रही हैं। हर व्यक्ति, हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ न कुछ अपने अंशदान इस महामारी के रोकथाम के लिए देना चाह रहा है। तो ऐसे कई फेक नंबर, फेक अकाउंट मैसेज किए जा रहे हैं एसएमएस के जरिए, ऑनलाइन में के द्वारा, किसी लिंक के द्वारा। अगर आपको कोई अंशदान देना है, योगदान देना है, तो आप इस अकाउंट में दें। तो मेरा अनुरोध ये है कि अगर कोई अंशदान देना चाहता है तो सबसे पहले उस अकाउंट को वेरीफाई कर लें कि वो इंडिविजुअल नेम पर है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे है। और किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे है तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है और वो क्यों मांग रहा है। उत्तर प्रदेश के आवास महकमे में सैकड़ों इंजीनियर अपने ही अफसरों के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। कारण एश्योर्ड करियर प्रमोशन है, जिसे देने के बाद अब शासन ने वसूलने के आदेश जारी किए हैं। प्रमुख सचिव ने करोड़ों के प्रमोशन घोटाले की जांच के आदेश दे दिए हैं। यूपी के कई विभागों में पहले भी इस तरह के घोटाले अंजाम दिए गए, जिसमें कई आईएएस लपेटे में आए, बस कार्रवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के आवास महकमे का घोटालों से पुराना रिश्ता है। अब यहां पर एश्योर्ड करियर प्रमोशन स्कैम सामने आया है, जिसमें तमाम इंजीनियरों को
एसीपी का लाभ दिया गया और अब इस लाभ देने के फेर में शासन के कई बड़े अफसरों की गर्दनें फंस गई हैं, क्योंकि नए प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इसमें एक एक इंजीनियर से तकरीबन 15 से 20 लाख तक की वसूली भी होनी है। हालांकि इंजीनियरों का कहना है कि शासन का आदेश पूरी तरह से गलत है और कोर्ट ने साफ तौर पे यूपी सरकार से पूरे मामले पे जवाब मांगा था। बजाय जवाब देने के यूपी सरकार ने इंजीनियरों से रिकवरी के आदेश दे डाले। तकरीबन यूपी के करीब 500 ऐसे इंजीनियर हैं जिनको तकरीबन 80 से 100 करोड़ रुपए का लाभ एश्योर्ड करियर प्रमोशन स्कैम के तहत दिया गया है। हालांकि ये स्कैम यूपी के आवास महकमे में नया नहीं है। इससे पहले आयुर्वेद विभाग में भी इस तरह का स्कैम सामने आया था, जब एक सीनियर आईएएस को सरकार ने निलंबित भी किया था, लेकिन बाद में वो आईएएस अफसर बहाल हो गई और आज तक घोटाले की जांच अधर में है। ठीक इसी तरह आवास महकमे में जो नया घोटाला सामने आया है, इसमें सरकार क्या रुख अपनाएगी ये भी देखना लाजमी होगा। वहीं इंजीनियरों की माने तो अगर सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में डेवलपमेंट अथॉरिटीज का काम ठप कर सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति भी तैयार होगी। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है, लेकिन कोरोना की इस जंग में दुनिया को बचाने अगर कोई सामने आया तो वो हैं हमारे कोरोना वॉरियर्स, खासतौर पर नर्सेज और मेडिकल स्टाफ। इन्हीं नर्सेस के जज्बे और इनकी कर्तव्य निष्ठा को नमन करने के लिए मनाया जाता है नर्सेस डे। एक रिपोर्ट। कोरोना जैसी महामारी ने पूरे देश को जकड़ रखा है, लेकिन कोरोना के इस जंग में अपना अमूल्य योगदान दुनिया की तमाम नर्सेज ने दिया है और आज पूरी दुनिया उन तमाम नर्सेज के जज्बे को सलाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज डे मना रही है, जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी के बीच समाज की सेवा के लिए अपना योगदान दिया है। हर साल 12 मई यानी आज के दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। बीमारों को जिंदगी देने में जितना योगदान डॉक्टर्स का है, उतना ही नर्सेस का भी है। नर्स दिन रात बीमारों की तन और मन से सेवा करती हैं। अपनी परवाह किए बिना वो पूरी कर्तव्य निष्ठा से मरीज की जान बचाती हैं। यह दिन उनके योगदान को समर्पित है। साथ ही यह दिन दुनिया में नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल को भी श्रद्धांजलि है। आधुनिक नर्सिंग की जननी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में प्रति वर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इन्होंने मरीजों और रोगियों की सेवा की थी क्रीमिया युद्ध के दौरान। युद्ध के दौरान उन्होंने लालटेन लेकर घायल सैनिकों की सेवा की थी, जिसके कारण ही उन्हें लेडी विद द लैम्प कहा गया था और उन्हीं की याद में हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज डे है और इस अवसर पर न्यूज़ इंडिया भी उन तमाम नर्सेज के जज्बे को सलाम करती है। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ रागनी पांडे, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ के लिए बड़ा मंगल बहुत खास है, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से श्रद्धालु बजरंगबली के दर्शन करने मंदिर नहीं जा पाए हैं। ऐसा पहली बार होगा जब बड़े मंगल पर न तो कोई भंडारा होगा और न ही प्याऊ। मंदिरों के पुजारियों ने लोगों से अपील की है कि लोग घरों में ही पूजा अर्चना करें और कोरोना से मुक्ति के लिए संकट मोचन से प्रार्थना करें। लखनऊ के इतिहास में बड़े मंगल का बड़ा महत्व है। आज के दिन पूरे लखनऊ में हर जगह पंडाल लगते हैं, खाने पीने की लोगों की व्यवस्था होती है और प्रसाद चढ़ता है, भोग चढ़ता है। आज बड़ा मंगल है, लेकिन राजधानी लखनऊ में आज बड़े मंगल के बावजूद भी आज यहाँ कोई भीड़ नहीं है। यह है यूनिवर्सिटी के पास का हनुमान मंदिर, जो काफ़ी फेमस है। और यहाँ पर अगर आम दिनों की बात करें तो यहाँ पर बहुत भीड़ होती है और बड़े मंगल पर यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती। लेकिन चूँकि लॉकडाउन है, कोरोना जैसी महामारी है, और उस बात को देखते हुए मंदिर के कपाट आज पहली बार बंद किए गए हैं और कुछ लोग जो रास्ते से गुजर रहे हैं, इक्के दुक्के लोग, वो बाहर से ही भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और उसके बाद वो चले जा रहे हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर पुलिस की भी भारी व्यवस्था की गई है कि जिससे कोई यहाँ पर भीड़ न लगे, कोई अंदर ना आ सके। जो भी लोग हैं रास्ते में रुककर वो भगवान से अपनी मनोकामना मांगते हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं बाहर से रुककर, और उसके बाद वो यहाँ से वापस चले जा रहे हैं। तो आज राजधानी लखनऊ में जो मंदिर हैं उनका यही नज़ारा है। हम और भी मंदिरों का जायज़ा लेंगे कि वहाँ किस तरह के हाल हैं। फ़िलहाल इस मंदिर में पूरी तरह से सन्नाटा है। ज्येष्ठ माह के 4 मंगल 12 मई, 19 मई, 26 मई
और जून की 2 तारीख को होंगे। कोरोना संकट के कारण 17 तक लॉकडाउन है। ऐसे में बड़े मंगल पर कोई भी सार्वजनिक आयोजन नहीं होगा। पहली बार अलीगंज में महाबली का मेला भी नहीं लगेगा। दूसरी ओर भंडारे भी अब मोबाइल पर होंगे। इस बार मंदिर समिति की ओर से आह्वान भी किया गया है कि भक्त अपने घरों में ही पूजन और दान करें। कोरोना मुक्ति और भारत की समृद्धि के लिए मंदिर में सुबह और शाम 7:30 बजे आरती होगी। ये राजधानी लखनऊ के हजरतगंज का दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है। यहाँ पर बड़े मंगल के दिन तमाम भीड़ लगती थी, भंडारे लगते थे, लेकिन आज पहली बार अगर 250 सालों की बात करें तो 250 सालों के इतिहास में राजधानी लखनऊ के जो तमाम मंदिर हैं उनके कपाट बंद हैं। लॉकडाउन का पीरियड है, इस बात को देखते हुए पूरी तरीके से मंदिर बंद है और साथ में एक सूचना भी लिखी हुई है कि कोरोना वायरस के कारण कृपया सैनिटाइजर से हाथ धुलें और मंदिर में जो प्रवेश है उसको ना करें। तो इस बात को लेकर लोगों ने जो अपील है मंदिर प्रशासन की उसको मानी है और आज बड़े मंगल के दिन राजधानी लखनऊ के जो सबसे बड़ा अगर कहा जाए लखनऊ के हजरतगंज इलाके का ये दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है, यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा है और मंदिर प्रशासन ने लोगों से जो अपील की थी कि अपने घरों में पूजा करें, अपने घरों में आरती करें, अगर भगवान बजरंगबली को प्रसन्न करना है तो अपने घरों में प्रसन्न करें, बाहर ना निकलें क्योंकि कोरोना वायरस का डर फैला हुआ है और कोरोना वायरस राजधानी लखनऊ में तेज़ी से पैर पसार रहा है। लोगों ने उनकी अपील भी मानी और आज लोग अपने घरों में पूजा अर्चना और आरती कर रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया लखनऊ। लॉकडाउन में जहां आपराधिक मामले कम हो गए हैं, खुदकुशी करने की घटनाएं बढ़ी हैं। लॉकडाउन के कारण सारे कामकाज ठप होने और व्यावसायिक गतिविधियां कम होने के कारण लोगों में अवसाद और तनाव बढ़ रहा है। यही कारण है कि लोग खुदकुशी जैसे कदम उठा रहे हैं। खास बात यह है कि आत्महत्या करने वालों में ज़्यादातर मजदूर वर्ग से हैं। डेली वेजेस और वर्कर्स के सामने इस समय गंभीर समस्या है। आने वाले दिनों में नौजवान भी नौकरी छूटने और काम न मिलने की वजह से अवसाद में आ सकते हैं। पिछले 50 दिनों में लॉकडाउन के दौरान देश में आत्महत्याओं के मामले में बढ़ोतरी हुई है। एक आंकड़ों के मुताबिक देश में आत्महत्या के मामले लॉकडाउन के दौरान दुगने हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो पिछले 50 दिनों में 50 के ऊपर आत्महत्याएं हुई हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है अवसाद। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मानते हैं कि जो लोग अवसाद से ग्रस्त हैं और उनके पास इच्छा शक्ति की कमी है, ऐसे लोग ज्यादा आत्महत्या करते हैं और इसलिए आत्महत्या के मामले भी बढ़े हैं। आत्महत्या के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, उसमें लॉकडाउन का बहुत बड़ा योगदान है। लॉकडाउन के समय में लोगों का तनाव बढ़ा है, मानसिक बीमारियां बढ़ी हैं और जिस प्रकार से लोग घरों में बंद हैं, करियर की, भविष्य की अनिश्चितताएं सामने हैं, बीमारी का डर है, इन सब की वजह से अवसाद के मामले और दुश्चिंता के मामले बढ़े हैं। और इन सभी विकट परिस्थितियों में बहुत सारे लोग जिनकी कोपिंग स्किल्स कमज़ोर हैं, जिनके पास सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं है, वो इस प्रकार आत्महत्या की प्रवृत्ति में रत हैं। और इसके लिए बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं, लोग उन पर कॉल करके मदद ले सकते हैं और मदद सरल और सुलभ तरीके से उपलब्ध है। यदि मदद मांगी जाएगी तो मदद मिलेगी और आत्महत्या करने की आवश्यकता किसी को नहीं पड़ेगी। लॉकडाउन के दौरान अपराध तो कम हुए, लेकिन आत्महत्याओं के मामले में बढ़ोतरी हुई है। एक आंकड़ों के मुताबिक पिछले 50 दिनों में लॉकडाउन के दौरान आत्महत्या के मामले दुगने हुए हैं। मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि लोग शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हैं, इसलिए आत्महत्याओं के मामले में बढ़ोतरी हुई है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि लोग अपनी होप बनाए रखें, अपनी इच्छा शक्ति के साथ काम करें और आत्महत्या जैसा कदम ना उठाएं। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया लखनऊ। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लखनऊ में बड़े मंगल का विशेष महत्व है। जेठ महीने में पड़ने वाले बड़े मंगल पर लखनऊ में हर तरफ मंदिरों की घंटियां सुनाई देती हैं, साथ ही बड़े बड़े भंडारे लगते हैं। लखनऊ के सबसे पुराने मंदिर अलीगंज हनुमान मंदिर में भी इस बार सन्नाटा है। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि हर साल यहाँ बड़े मंगल पर 9 लाख से अधिक श्रद्धालु आते थे। न्यूज़ इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता नीरज मिश्रा ने मंदिर के पुजारी से मंदिर का इतिहास और मंदिर की स्थिति पर चर्चा की।
लखनऊ के अलीगंज इलाके में प्रसिद्ध हनुमान मंदिर स्थित है। इसकी स्थापना नवाब सिराजुद्दौला की बेगम और दिल्ली की मुगलिया खानदान की बेटी आलिया बेगम ने करवाई थी। आलिया बेगम की कोई संतान नहीं थी, जिससे वो दुखी थी। एक दिन बेगम के माली ने राय दी कि आप इस्लाम बाड़ी के दरबार जाकर अर्जी लगाएं। बेगम साहिबा वहां गई। इसके बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई। फिर एक दिन बेगम को सपने में बजरंगबली ने दर्शन दिए और कहा कि इस टीले में मेरी मूर्ति है जिसमें मैं वास करता हूँ। इस मूर्ति की कहीं आप स्थापना करा दें। जिसके बाद बेगम साहिबा ने टीला खुदवाया तो उसमें हनुमान जी की मूर्ति निकली। बेगम साहिबा मूर्ति को हाथी पर रखकर गोमती के पार ले जाना चाहती थी, मगर हाथी अलीगंज में ही बैठ गया। मूर्ति का वजन इतना ज्यादा हो गया कि कोई उसे हिला तक नहीं सका। ऐसे में आलिया बेगम ने मूर्ति की स्थापना अलीगंज में ही करा दी और पुजारी को नियुक्त कर दिया। हनुमान जी के इस मंदिर में लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। इसके बाद भक्त सिंदूर का चोला, नए वस्त्र, झंडा और घंटा टांगते हैं। ये अकेला मंदिर है जहां पर जेठ की तपती दोपहर में लाल लंगोटी वाले युवा जमीन पर लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं और मनौती पूरी करने की अरदास लगाते हैं। ये सिलसिला पहले बड़े मंगल से लेकर अंतिम बड़े मंगल तक चलता है, लेकिन आज कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है और लोग अपने घरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं और मंदिरों में सन्नाटा है। ये राजधानी लखनऊ का सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा मान्यता वाला हनुमान मंदिर है। आज बड़ा मंगल है और पिछले कई 100 साल की अगर बात करें तो यहाँ पर बड़े मंगल में हमेशा भीड़ लगती थी, लेकिन आज वो भीड़ नहीं है। इसका कारण भी हम जानेंगे और जानेंगे इस मंदिर का इतिहास क्या है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी हैं। तो सर, क्या इतिहास इस मंदिर का है और आज भीड़ नहीं है, क्या कहें? सर, ये जो मंदिर जो है ये कई ईसा पूर्व शताब्दी का है, क्योंकि जिस समय मुगल काल का शासन चल रहा था उस समय का ये मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर का जो सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक महत्व है वो ये है कि आज तक बाबा के दरबार में जो जेठ के मेला लगता था मंगल का, जो कि 1.5 लाख से ऊपर श्रद्धालु आते थे, आज उन 1.5 लाख श्रद्धालुओं को संभालने के लिए कम से कम 3 जिलों की पुलिस को बुलाना पड़ता था। और आज ये कंडीशन है कि बिल्कुल सब खाली। क्यों खाली है? क्योंकि ये कोरोना। नहीं तो आप लोगों ने कोई अपील करी है कोरोना को लेकर? सर, अपील किया था। कल ही जो मीटिंग हुई थी तो मीटिंग में हम लोगों ने प्रोसीजर ये रखा था कि सर ये दरबार खोल दिया जाए, तो जिससे कि जो यात्री आते हैं रात्रि में 12 बजे से लेकर के, कल रात्रि में 12 बजे से व्यक्ति आना 10 बजे के बाद से शुरू हो गया था और सुबह जो थी अच्छी खासी भीड़ थी, तो हम लोगों ने ये प्रस्ताव रखा था कि ये गेट खोल दिया जाए ताकि लोग आकर के बाहर से दर्शन कर सकें और मत्था टेक के चले जाएंगे। लेकिन इस चीज़ को भी इसलिए पास नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पे भीड़ होती तो उससे जो होता है इन्फेक्शन होने का डर होता। इसीलिए इस चीज़ को रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए दरवाजे नहीं खोले गए, कपाट। तो फिर लोग कैसे दर्शन कर रहे हैं और आप लोग किस तरह से आरती वगैरह का क्या टाइम क्या है? प्रातः काल की आरती जो है 6 बजे का समय रखा गया है निर्धारित। उसमें समस्त भक्त लोग आकर के सम्मिलित हो जाते हैं। उसके पहले उन सबको सैनिटाइज कर दिया जाता है, अपना आरती में सम्मिलित हों और फिर पुजारी जी महाराज आरती करते हैं। फिर आरती जो होते हुए सम्मिलित होने के बाद आरती वापस चली जाती है, लेकिन मंदिर में किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। कितना पुराना है? कम से कम ये 1000 ईसा वर्ष पुराना है। ये काफ़ी पुराना मंदिर है, लेकिन आज बड़े मंगल के दिन यहाँ पर जिस तरह से रौनक रहती थी, आज कोरोना वायरस के देखते हुए यहाँ पर मंदिर में पूरी तरह से जो श्रद्धालु हैं उनका आना जाना बंद हो चुका है। हालांकि जो लोग हैं वो बाहर से दर्शन करके और सीधे वो चले जा रहे हैं। कुल मिला के लॉकडाउन का पूरी तरीके से इस मंदिर में भी पालन किया जा रहा है। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। क्या वाकई यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नमामि गंगे से भ्रष्टाचार की गंगा बह निकली है? रंगदारी के आरोप में भले पूर्व सांसद धनंजय सिंह को गिरफ्तार किया गया हो, लेकिन एक माफिया द्वारा 350 करोड़ के नमामि गंगे टेंडर में भ्रष्टाचार के आरोप भी योगी सरकार के राज्य मंत्री पर लगने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। खुद प्रधानमंत्री भी कानपुर में पिछले साल नमामि गंगे योजना में भ्रष्टाचार के चलते अटल घाट पर फिसल गए थे। दूसरों के पाप को साफ करने वाली मां गंगा खुद भ्रष्टाचार के कारण दूषित हो रही है। करीब 21,000 की योजना का श्री गणेश नमामि गंगे प्रोजेक्ट के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में किया था। योजना दिसंबर 2020 में खत्म हो गई। यूपी में मां गंगा आज भी मैली ही नजर आती है। इस वर्ष मोदी सरकार ने फिर करीब 1,500 करोड़ का बजट जारी किया।
सपा मुखिया अखिलेश यादव भी गंगा सफाई को भ्रष्टाचार का गौमुख करार दे चुके हैं। आप क्या समझते हो, गंगा साफ हो गई? कौन कह रहा गंगा साफ हो गई? गोमती जब नहीं साफ होगी, यमुना नदी नहीं साफ होगी। हमारे बीजेपी के लोग ये जानते ही नहीं कि यमुना नदी चंबल में कहाँ मिल जाती है। कानपुर में नमामि गंगे प्रोजेक्ट में बड़े घोटाले का आरोप खुद भाजपा के स्थानीय विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने लगाया था। गंगा घाटों की सफाई में भ्रष्टाचार किया गया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कानपुर यात्रा के दौरान अटल घाट की सीढ़ियों पर लड़खड़ा गए थे। ये सीढ़ियां भी नमामि गंगे प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार की ही निशानी थी। घाटों को सुंदर बनाने के नाम पर पूरे प्रदेश में बड़े घोटाले की नींव रखी गई है। हमारे बिठूर में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत जो सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति विशाल प्रोटेक्शन फोर्स के माध्यम से की गई है, उसमें मुझे भ्रष्टाचार देखने को मिला। जहां 60 कर्मचारियों का पेमेंट उठ रहा है, वहां मात्र 15 से 20 कर्मचारी भी वहां काम नहीं कर रहे हैं। एक दिन पहले ही जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट में 350 करोड़ के टेंडर घोटाले का बड़ा आरोप यूपी सरकार के राज्य मंत्री गिरीश यादव पर लगाया है। हालांकि मामला रंगदारी से जुड़ा होने के कारण माफिया को सरकार ने जेल भेज दिया, लेकिन प्रोजेक्ट में घोटाले के आरोप कतई नए नहीं है। हालांकि यूपी भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रमुख नवीन श्रीवास्तव का साफ कहना है कि योगी सरकार गंगा सफाई में पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, लेकिन पिछली अखिलेश यादव की सरकार ने प्रोजेक्ट की मीडिया डुबोई थी। 2014 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार में नगर विकास मंत्री अधर्म खां के विभाग जल निगम ने जिस प्रकार से लुटिया डुबोने का काम किया था, उसकी परिणति थी कि गंगा जैसी थी वैसी ही रही। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के नेतृत्व में नमामि गंगे परियोजना पर जिस प्रकार से पूर्णतया पारदर्शिता से और बेहतर काम हो रहा है, हम इस उम्मीद में हैं कि आने वाले समय में नमामि गंगा योजना पूर्णतया पारदर्शिता से अच्छी प्रकार से संपूर्ण होगी, ताकि हम स्वच्छ और निर्मल गंगा जल का आचमन कर सकें। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का बजट सरकार आधा भी नहीं खर्च कर पाती है। सिर्फ घाटों के सौंदर्यीकरण या एसटीपी ही नहीं, बल्कि प्रयागराज से लेकर मिर्जापुर समेत कई शहरों में घोटालों की खबरें अक्सर सुर्खियां बटोरती हैं। खुद सीपीसीबी में आईआईटी में बताया गया था कि 2013 के मुकाबले गंगा और भी ज्यादा प्रदूषित हुई है। विपक्ष भी मानता है नमामि गंगे प्रोजेक्ट पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। नमामि गंगे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 में देश के आवाम के सामने जो वायदे किए आज सर्वविदित है। नमामि गंगे को लेकर जिस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सरकार जवाब नहीं देती है। बहुत सारी चीजें हैं, नमामि गंगे को लेकर जो बजट आया वो पूरी तरह खर्च नहीं हुआ। तो सवाल इस बात का है, कथनी और करनी भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नजर आती है। गंगा एक्ट की मांग के लिए गंगा पुत्र स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद उर्फ जीडी अग्रवाल भी 111 दिनों का अनशन करते करते मां गंगा की गोद में सदा के लिए समा गए। अब नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साख प्रधानमंत्री कैसे कायम रख पाएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। एनजीटी की माने तो देश में आधे घाटों पर गंगा आचमन लायक भी नहीं बची है। गंगा सफाई के नाम पर हजारों करोड़ लुटाने वाले सरकारी तंत्र को ये तथ्य आईना दिखा रहा है। नमामि गंगे योजना में भ्रष्टाचार की गंगा बहाने वाले अफसरों को ये भी सोचना चाहिए कि मृत्यु के बाद मोक्ष के लिए आपको मां गंगा के पास ही जाना है, तब वो जवाब जरूर मांगेंगी। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। हरदोई जनपद के बिलग्राम थाना क्षेत्र की ग्राम सभा कोयलरा गांव में भूमि विवाद के चलते जमकर लाठी डंडे चले। करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने थाना बिलग्राम को सूचना दी, लेकिन मौके पर कोई पुलिसकर्मी नहीं पहुंचा। स्थानीय लोगों की मदद से ही घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलग्राम में भर्ती कराया गया। एक व्यक्ति की हालत गंभीर देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर किया। जहां उसकी हालत और ज्यादा गंभीर हुई तो उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। उनके लड़के थे 4, उन्होंने मारा, हम कूड़ा डालने गए थे कि पढ़ने के मारा, और कोई यहाँ सुनवाई नहीं हुई। कोई रिपोर्ट दर्ज, ना मेरे साथ कोई पुलिस आई, ना कुछ हुआ, ना कोई एफआईआर दर्ज हुई, ना दवा, ना कोई डॉक्टरी हुई। मथुरा में बांके बिहारी पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत परिक्रमा मार्ग स्थित इमली तला आश्रम में नामजदों ने पूर्व महंत के साथ मारपीट कर दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल संत को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और मौके से एक आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
इमलीतला आश्रम के कमरे से चीख पुकार सुनकर अन्य संत मौके पर पहुंचे तो पूर्व महंत संत तमाल कृष्णदास महाराज घायल जमीन पर पड़े थे। घटना का कारण आश्रम ट्रस्ट पर काबिज होने को लेकर चल रहा विवाद और पूर्व महंत द्वारा अपने कमरे पर ताला लगाया जाना बताया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि पूर्व महंत द्वारा आश्रम के सुरक्षा गार्ड को कोरोना महामारी के चलते बाहर आने जाने से मना किया गया था। इसी के चलते सुरक्षा गार्ड और उसके 3 साथियों ने संत के साथ मारपीट की। ये वृंदावन के गौड़िया मठ का है। ये इमलीतला परिक्रमा मार्ग वृंदावन में पड़ता है। इस पे पूर्व अध्यक्ष हैं तमाल दास और वर्तमान में उसी मठ के अध्यक्ष हैं बीपी साधु। बीपी साधु इस समय बाहर गए हुए हैं, तो बीपी साधु के ही अनुयायी या उनके शिष्य हैं जिन्होंने तमाल दास जी के साथ मारपीट किया है, जिसमें जो मेन अभियुक्त था सच्चिदानंद को पकड़ लिया गया है और ये एक गोविंदा जगन्नाथ ये अभी फरार हैं और इनको भी पकड़ा जाएगा। अभी कोई तहरीर नहीं आई है, जैसे तहरीर आती है मुकदमा लिखा जाएगा और सभी गिरफ्तारी की जाएगी। हरदोई के जिलाधिकारी पुलकित खरे ने शाहाबाद तहसील प्रशासन द्वारा मोहल्ला महुआ टोला में एक सरकारी स्कूल में संचालित क्वारंटाइन सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस स्कूल में प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन किया गया था, जहां से प्रवासी मजदूरों को राशन किट देकर उनके घर रवाना किया गया। जिलाधिकारी का काफिला पहुंचते ही नगर पालिका के कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। जिलाधिकारी ने कम्युनिटी किचन सेंटर का बारीकी से निरीक्षण किया और भोजन बनाने वाली महिलाओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भोजनालय में कई ऐसे लोग भी भोजन करते मिले जो स्थानीय रहे और उनका राशन कार्ड भी बना है, लेकिन फ्री का भोजन करने चले आते हैं। कम्युनिटी किचन चल रहा है, उसका औचक निरीक्षण करा गया। साथ ही साथ जो आश्रय स्थल हैं जिनमें प्रवासी मजदूरों को रखा जा रहा है उसको भी देखा गया है यहाँ पे आके। इसी तरह कम्युनिटी किचन में कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पे मिले जो संपन्न हैं, जिनके पास राशन कार्ड है, तो ये निर्देश दिया गया कि जिनके पास राशन कार्ड है, जिनके पास घर पे खाद्यान्न है, जो अपने घर पे खा पी सकते हैं, उनको वहाँ से हतोत्साहित करा जाए, उनको घर पे ही खाने की व्यवस्था करी जाए। और कम्युनिटी किचन में जो वास्तविक में पात्र व्यक्ति है, जिसके पास कोई और जरिया खाने पीने का नहीं है, उसी को वहाँ पे नियमित रूप से खिलाया जाए। खाने की गुणवत्ता भी देखी वहाँ पे, जिस तरह का खाना बन रहा है ये बताया गया कि साफ सफाई के साथ खाना बने और सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पे पालन कराया जा रहा था। इसको भी देखा कि इसको भी आगे बढ़ाया जाए। कस्बे में भी ये देखा गया कि कई दुकानों के सामने अभी भी इन्फोर्समेंट की जरूरत है। बदायूं जनपद के बिलसी और बिसौली कस्बे में नोडल अधिकारी और सचिव सोबरन सिंह ने डीपाल स्कूल स्थित क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया। नोडल अधिकारी ने सेंटर की व्यवस्थाओं के साथ साथ किचन को भी बारीकी से देखा। नोडल अधिकारी ने क्वारंटाइन सेंटर पर किसी भी तरह की अव्यवस्था न होने के निर्देश दिए हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिशा निर्देश के द्वारा आप रोज़ाना सुनते ही रहते हैं, टीवी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग रहनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को अपना हाथों साबुन से हाथ धुलना चाहिए। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। सभी जगह सही मिला, बिलसी एवं बिसौली तहसीलों में सब कुछ अच्छा मिला। यूपी के कौशाम्बी के मूरतगंज ब्लॉक के पंसौर ग्राम प्रधान ज्ञानमती और सेक्रेटरी मुकेश कुमार गुप्ता ने एक ही दिन में संयुक्त हस्ताक्षर से 10,38,000 रुपए निकाल लिए। मोटी कमाई के चक्कर में उन्होंने मनमाने तरीके से 12,000 रुपए की दर से 87 शौचालय की धनराशि अपात्र लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर करा दी। इसमें 61 लाभार्थी ऐसे मिले जो पात्रता सूची में हैं ही नहीं। इनके खाते में 7,32,000 रुपया भेजा गया। हैरानी की बात यह है कि दोनों ने 21 ऐसे लाभार्थियों को शौचालय का लाभ दिया जिन्हें पहले ही निर्मल भारत अभियान के तहत शौचालय का लाभ दिया जा चुका है। पंचायती राज विभाग को जनवरी 2020 में घोटाले की जानकारी हुई तो डीपीसी सुजीत शुक्ला और एडीओ पंचायत मूरतगंज चंद्रभान सिंह ने गांव पहुंचकर स्थलीय सत्यापन किया। जांच के दौरान घोटाले की परतें खुली, लेकिन इसके बाद पूरा मामला दबा दिया गया। ऐसा लगता है कट कमीशन के खेल में विभाग के अधिकारी भी शामिल हो गए हैं। 10,38,000 जो है लाभार्थियों के 87 शौचालय गए हैं। 87 शौचालय के 10,38,000 लाभार्थियों खाते में डाला गया है। शौचालय हमने जांच किया, 3 शौचालय आए तो उनका पैसा सर वापसी हो चुका है खाते में। वहाँ एनबीए की धनराशि 10,38,000 रुपया पूर्व से पड़ी हुई थी। सचिव द्वारा उस धनराशि का उपयोग ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण हित विभिन्न लाभार्थियों को किया गया है, काटा गया है, उनके खाते में ट्रांसफर किया गया है। जब यह बात संज्ञान में आई तो वहाँ पर जांच कराई गई। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि 10,38,000 का धनराशि निर्गत की गई है, परंतु
इसमें धनराशि जो निर्गत की गई है वो शासकीय नियमों के तहत है कि नहीं, इसकी जांच हेतु वहाँ कमेटी बनाकर जांच कराई गई। जांच आख्या प्राप्त हुई है और उस आख्या के आधार पर सचिव और प्रधान से स्पष्टीकरण मांगा गया है, जो अभी अप्राप्त है। प्राप्त होते ही अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। लॉकडाउन के बीच संभल से बड़ी खबर सामने आई, जहां विश्व स्तरीय यारा फर्टिलाइजर कंपनी के प्रबंधक समेत 4 कर्मचारियों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है। हॉटस्पॉट एरिया में कंपनी आने पर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अभद्रता करने के आरोप में एसडीएम के आदेश पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है। ये मामला जनपद संभल की गुन्नौर तहसील क्षेत्र के ग्राम महुआ हसनगंज का है। हाँ, ये तो सहयोग ना करने वाली बात है। टीम को जो है वहाँ 2 घंटे गेट पे खड़े रखना, कोई ऐसा टीम जो है उसको गई थी, वहाँ सबके पास आई कार्ड थे। ऐसा तो नहीं है कि कोई वहाँ किसी अनुचित कार्य के लिए कोई गया था। करीब 1.5 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद बेसिक शिक्षा परिषद से 69,000 शिक्षक भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया। 1,46,060 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इन सफल अभ्यर्थियों की सूची से मेरिट तैयार होगी, जिसमें अभ्यर्थी सहायक शिक्षक के पद पर तैनात होंगे। परीक्षा में 84,000 से अधिक ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 38,000 से अधिक डीएलएड अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सामान्य वर्ग के 36,614 अभ्यर्थी, जबकि एससी कैंडिडेट की संख्या 24,000 से अधिक है। बुधवार से www.atrexam.upsdc.gov.in पर परिणाम देखा जा सकेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।